आप लोग प्लीज जल्दी सेटल डाउन हो जाएं। ये आज के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन है जो कि हम बहुत ही ब्लैक एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों के लिए कंडक्ट कर रहे हैं। और ये चीज़ें आपको आपके सुपरवाइजर्स और रिसर्च वाले तो बताते रहते हैं, बट व्हाट वी आर टेलिंग यू टुडे इज समथिंग completely different. So let's start with the name of Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. अच्छा, बिस्मिल्लाह। Let's start first with why we are doing the session. ये सेशन आप लोग के लिए क्यों किया जा रहा है? सिर्फ आप ही लोगों के लिए नहीं, फैकल्टी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं फैकल्टी की तरफ से भी कुछ ऐसे ही इश्यूज फेस कर रही हूँ। और ये इश्यूज फैकल्टी के इश्यूज आइडेंटिफाई होते हैं जब उनका प्रमोशन या सिलेक्शन बोर्ड होता है। आप लोगों के इश्यूज आइडेंटिफाई होते हैं जब किसी इंस्टीट्यूट से कंसर्न आता है। The students ही नहीं, not just students, the faculty that must know कि ओके, तो पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड बताऊंगी। And believe you me, I'm feeling extremely ashamed to tell you this background. ये वही कॉलेज है जहाँ से जो मेरी पहचान है पूरे पाकिस्तान में, न सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि पाकिस्तान से बाहर। मैं किसी जर्नल के लिए लिखती हूँ, मैं किसी एक ग्लोबल जर्नल की एडिटोरियल स्टाफ में हूँ। जब मैं प्रिंसिपल बनी और मैंने उनको देखा कि मेरा डेजिग्नेशन चेंज हो गया है, मैं द चीफ एडिटर ऑफ द इंटरनेशनल अमेरिकन जर्नल wrote that Professor Sabha Suhail is now the principal of the prestigious Dow Medical College. एक अमेरिकन ने लिखा। मेरे उस कॉलेज के साथ जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं, then I feel extraordinary ashamed. तो let's start with the background. क्या हुआ था, क्या मसला हुआ था, आपको हम क्यों बता रहे हैं? Because those same people are already here and they are writing to me constantly, ready to catch further students in the same web. बहुत ही शॉर्ट करके मैं बता रही हूँ। हमारे कुछ सीनियर स्टूडेंट्स ने एक पब्लिकेशन कंडक्ट किया जो कि पकड़ा गया। Journal wrote to the vice chancellor that your students, they have conducted this publication and they have asked for explanation, and they put a black notice on their website regarding those students and regarding that paper.
One of our senior students was the first author of that paper. It is a very prestigious journal. Then we started, जब हमें email मिली तो मैं से हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठते. We started investigation. हमने पहले तो जर्नल से पूछा कि आपको क्या concerns हैं. Then we also asked the students at the same time कि आपकी क्या correspondence हुई है with this journal. उन्होंने आपको क्या लिख कर भेजा है, आपने क्या जवाब दिया, so that we may defend you, if possible, we may defend you. कि नहीं ऐसी चीज नहीं है, आपको गलत करनी है, whatever. जब हुआ क्या कि स्टूडेंट्स ने बजाय मुझे जवाब देने के अपनों को सही से हमें टालना शुरू कर दिया, हम कुछ नहीं हुआ है, हमें अपनी ईमेल्स नहीं दिखाई. मीनवाइल हमारे एक एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट की फैकल्टी ने थ्रू अनदर फैकल्टी मुझे कहा कि ये एक इंडियन है जो हमारा इंडियन एक ब्रिटिशर इंडियन है जो कि पाकिस्तान, इंडिया और उसके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ऑथर्स के पीछे लगा है, तो वो इस तरह की जनरेट करवाता है. Instead of admitting what they did wrong, all right, of course we could not just believe what had happened, so we did our own investigations throughout, and what we discovered. First of all, there is a big group of TMC students. They attend these private research councils and research groups, which are not official, not affiliated with any institute. They are just private, independent research councils who workshops कराते हैं, कुछ IT tools का लिंक दे देते हैं, बेसिक डेटा एंट्री सिखा देते हैं. जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर जो होता उसको कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं, तो उसको सिर्फ एंटर करना आता है, बस वही बनाते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को. एंड मेडिकल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट पीपल, वो बहुत आसानी से सीख लेते हैं कंपेयर टू डेटा एंट्री ऑपरेटर्स. और उसके बाद वो क्या करते हैं कि उनको सेकेंडरी रिसर्च, you know, researchers are primary and secondary. Primary research वो होती है जो आप खुद करते हैं, जिसके लिए हम आपको encourage करते हैं through your mentors, through your faculty, जिसको original research कहा जाता है. Even case report भी primary research है. हम आपको encourage करते हैं कि आप case report लिखें, आप case series लिखें, आप original research करें. Please आप का लेवल अभी मेटा एनालिसिस, सिस्टमैटिक रिव्यूज वाला नहीं है, क्योंकि अभी आपकी मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है. You do not have that holistic view and you do not have that practical, clinical, applied experience. होता क्या है कि ये बहुत सारी स्टडीज जमा करवा के मेटा एनालिसिस और रिव्यूज लिखवाते हैं, सेकेंडरी रिसर्च पब्लिश करवाते हैं उनके थ्रू दीज नेक्सस. इनके फाइनेंशियल सपोर्टर्स ये या तो यूएस में रेजिडेंसी कर रहे होते हैं या यूएई में कहीं जॉब कर रहे होते हैं, ये अपने आप को सीनियर्स कहते हैं, डीएमसी ग्रेजुएट्स, एई ग्रेजुएट्स, कंसल्टेंट्स. They turn new people, as medical students, into paper mills, ghostwriters, and sometimes given authorships as well. Finance करते हैं आप लोगों को कभी फर्स्ट सेकंड, यानी जो फर्स्ट ऑथर था इस पेपर का, जब मैंने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हारे पास मैं इस पेपर में पब्लिश करना चाहूँ तो मुझे अपने 2 महीने की सैलरी निकालनी पड़ेगी, तुम्हें इतने पैसे कहाँ से मिले? उसने कहा मैडम वो जो था ना फलाना वो उस कंट्री में बैठा हुआ उसने पैसे दिए. So they are given authorships and they are encouraged. अच्छा, अब एक बात याद रखिए, जब भी कभी आप किसी इंटरनेशनल क्या यहाँ अच्छे लोकल इंडेक्स जर्नल में भी जब आप पब्लिश करने जाते हैं तो वो आपके एफिलिएशन और आपका डेजिग्नेशन पूछते हैं. एक ऑथरशिप सर्टिफिकेशन का फॉर्म होता है, उसमें लिखा होता है कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है. क्यों?
because the person who conducts the research, उसका level determine करता है level of research. अगर मैं एक PhD with 30 years of teaching experience, मैं कोई पेपर में फर्स्ट ऑथर करस्पॉन्डिंग ऑथर होगी, तो वो पेपर बिल्कुल अलग तरीके से प्रोसेस होगा, बजाय इसके कि जब मेरा कोई जूनियर भी पीजी जब पेपर की करस्पॉन्डिंग ऑथर होगी. And believe you me, I've been editing an internationally indexed journal for the past 25 years, more than 25 years now. I'm a member of World Association of Medical Editors. I'm life member of Eastern Mediterranean Association of Medical Editors. And I'm a very active member of Pakistan Association of Medical Editors. And I've been conducting these medical writing and editing research workshops for a long, long time now. And I've mentored many budding editors in Pakistan and abroad. When I read a paper, I identify at a glance what is the level of the person who has written this. So, उन्होंने स्टूडेंट्स ने अपनी एफिलिएशन एज स्टूडेंट डाउ मेडिकल कॉलेज नहीं शो की, उन्होंने अपनी एफिलिएशन शो की एज फैकल्टी ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन. A person who has not even graduated, calling himself affiliated with the Department of Internal Medicine, Dow Medical College. You imagine the level of fraud? मैं सोचती कि मैं किसने कहा था ये लिखने को, तुम्हें नहीं पता है अभी कि तुम किस ईयर में हो. You're not even qualified to write doctor with your name. तुमने कैसे लिखती हो, तो आप क्या समझ के लिखा? जवाब वही था, नाटक उन लोगों ने कहा कि इसी तरह लिखो. वही रीजन जो भी ग्रुप था उसने उसके लोगों ने कहा कुछ नहीं होता, वो लिख दो बस. आप लोगों से भी यही कहा जाएगा. पेपर टॉपिक हॉट था, इंटरनेशनल अवेलेबल पब्लिकली अवेलेबल डेटाबेस से डेटा उठाया गया जो कि पाकिस्तान पे डेटा भी नहीं था, और वो डेटा प्रोसेस करके थ्रू सॉफ्टवेयर एक बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल में पब्लिश हो गया. और जब वो पब्लिश हो गया उसके बाद जब उस पर कमेंट्स आए, जब वो और पब्लिश पेपर्स से कंपेयर हुआ, then it was realized by the editors what they have been caught, they have been fooled by very smart students of a very prestigious college. So they took out all their weapons and their daggers. उससे बड़ी मसला मुझे क्या हुआ, अब क्या हुआ, वो बेचारे स्टूडेंट्स उन्होंने उनकी सीवी देखी है, they have such a long list of applications. मेरे में खाने मेरी अच्छी खासी जनरल फैकल्टी के पास इतने पेपर्स नहीं होंगे, इसी तरह लिखे होंगे सारे, खुदा जाने उन बाकी आहिस्ता आहिस्ता किस तरह लिखे होंगे. लुक एट द सीक्वेंस. क्या हुआ, सबसे पहले जर्नल ने नोटिस लगाया अपनी वेबसाइट पर, ब्लैकलिस्ट किया, ब्लैक नोटिस किया. हमने इंस्टीट्यूशनल लेवल पर उनको की, हमने इनको डायरेक्ट किया कि आप उसको रिट्रैक्ट कर लो, अगर अलाउ करते हैं वो, तो हो सकता है जर्नल उसको कभी अलाउ ना करे. उनकी तरफ से हमेशा उसको एक अपनी वेबसाइट पर एक परमानेंट ब्लैक लिस्ट के साथ रखें. For God's sake, don't mention it in your CV. जब आपसे सर्टिफिकेट लेने आओ 5 साल के बाद मास्टर, तो इसको मत मेंशन करना. हम सब इसको मिट्टी डाल सकते हैं थोड़ी देर के लिए, but once something is on the neck, it will always be there. आपको पता है ना, ये पुराना जमाना नहीं ना,
Now this is a global village. Everything is openly available on net. और जब भी कभी उन 3 स्टोरीज को सर्च किया जाएगा, then it can always come up and show you. उससे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ? Look at the prisoners. Look at the prisoners. वही सेम रिसर्च काउंसिल जिसने इन स्टूडेंट्स को फंसाया था, उसने मुझे पिछले 15 दिन में 2 एप्लीकेशंस भेजी हैं यहाँ पर स्टॉल सेटअप करने के लिए टू रिक्रूट मोर डीएमसी स्टूडेंट्स। और जब मैंने उस पर रिग्रेटेड लिखा पोलाइटली विदाउट इंसल्टिंग देम, एक पोलाइट रिग्रेट लिखा, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा सा लेटर लिखा हैंड रिटन along with contact number that we are the pioneers of research in Dow University. Like all of us who are running this institute, we are who are leading this institute, we a bunch of meritorious professors जिनका नाम पूरे पाकिस्तान में कहीं भी लिया जाता है तो बड़ी इज्जत से लिया जाता है। We are fools. हमने तो कभी रिसर्च की नहीं है। They are the pioneers of research in UHS. They are a recognized council, जिसको हमें से कोई नहीं जानता। And who are they? मैं जो मेरा क्वेश्चन था कि who's the institutional faculty which is supporting them? उसकी फैकल्टी 3 सीनियर स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट हो चुके हैं, वो खुदा जाने कहाँ बैठे हैं। पिछले 40 साल से मैं इस इंस्टीट्यूट में हूँ। I was admitted in 85। यहाँ मेजॉरिटी ग्रेजुएट्स को जानती हूँ। सालों से मैं यहाँ जो हर 25 साल बाद आता है मैं उससे मिलती हूँ। 10 साल पहले मैं SPGS की प्रिंसिपल थी, चेयरपर्सन थी, मैं सारे सुपरवाइजर से तमिल की थी। पिछले 6 साल से मैं यहाँ की प्रिंसिपल हूँ। सारे ग्रेजुएटिंग बैचेस को जो जिनकी 50 साल पहले जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी मैं उन तक से मिल रही हूँ। मैं तो स्टूडेंट्स के नाम ही नहीं जानती। They are still out there. They are advertising on Facebook and they are waiting for smart boys and girls like you to be caught in their web. क्यों? Because you people are vulnerable. Vulnerable किस लिए vulnerable है? क्योंकि आपको चाहिए है पेपर्स चाहिए हैं। आप समझते हैं कि पेपर्स पब्लिश करके ही आपको रेजिडेंसी मिलेगी। आप लोग बेहद ईगर हैं कि आप इंटरेस्ट ग्रुप बनाएं, सोसाइटीज बनाएं, उसमें रिसर्च डाल दें। चाहे आपको बेसिक्स पता हो नहीं पता हो। अभी तक इस कॉलेज की फैसिलिटीज पर, करिकुलम पर और इन चीजों पे काम कर रही थी। I very seriously discussed with the director of it now कि अब हम दूसरी तरह का प्रोग्राम अपनी रिसर्च के लिए स्टार्ट करेंगे। To see my students, look, you people are like my own children. मेरे अपने बच्चों ने जब पब्लिश किए थे पेपर्स when they were medical students, तो मैंने उनकी हर चीज चेक की थी। किसने लिखा है, कौन लिख रहा है, क्या लिख रहा है, क्या चाहते हो, कहाँ भेज रहे हो, किस तरह में, पैसे कहाँ से आ रहे हैं, कौन फंड कर रहा है तुम्हारा ये सारा कुछ। आप लोग भी मेरे बच्चे हैं और मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों को कहीं कोई ब्लैकलिस्ट करेगा या मेरे पास आप लोगों की कहीं से कंप्लेन आएगी और आप लोग जहाँ इलेक्टिव्स करते हैं वहां से मेरे पास फीडबैक्स आती हैं, रिटन फीडबैक्स आती हैं, ऑफिशियल। ऐसा नहीं होगा। और जिस चीज के लिए नेगेटिव होती है मैं उसको बुला के समझाया भी करती हूँ। ये देखो ये क्या लिखा है, बी केयरफुल अबाउट इट इन फ्यूचर। तो ये सेशन बेसिकली आप लोगों के लिए इसलिए है कि आज आप लोग और से सुन लें कि क्या कहा है। मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी बातें बताऊंगी। मेरे बाद IRB का सेशन होना था बट प्रोफेसर शहरियार इज आउट ऑफ सिटी। उन्होंने मुझे सिर्फ ये बताया कि थोड़ी चीजें जो IRB में स्टूडेंट्स की रिसर्च आती है जिसकी वजह से IRB वाले इसको रिजेक्ट करते हैं।
तो वो थोड़े से कंसर्न है, वो हम लोग जरा सुन लीजिए, क्योंकि आप सब लोग थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में हैं जहाँ आप लोग ये जमा करवाया करते हैं उनके पास, और आप भी लोग मेरे पास थ्रू योर रिसर्च डिपार्टमेंट लेकर आते हैं कि एक्सपेडाइट करवाऊँ IRB से, और मुझे उससे बात करनी पड़ती है, तो ये चीज़ें प्लीज उसको देखें। कंसर्न सबसे पहले जो आप लोग का IRB अप्रूवल मिले हैं अपनी प्राइमरी रिसर्च के लेते हुए थे, तो मेथोडोलॉजी बहुत वीक होती है, डिजाइन के इश्यूज होते हैं, परफॉर्मेंस बहुत खराब होते हैं, कॉन्सेप्ट फॉर्म्स के मसले होते हैं। प्लीज अपने सुपरवाइजर्स के साथ बैठिए। दूसरा मसला है डेटा इंटीग्रिटी का। ये जो हम लोग मल्टी सेंटर स्टडीज कर लेते हैं ना, जब हम लोग ये पूछते हैं कि इतने सारे इंस्टीट्यूट के लोग कहाँ से आ गए, इसमें कौन क्या दे रहा है। अभी कल ही मुझे एक क्लिनिकल साइट से किसी ने, कोई सीनियर प्रोफेसर मेरे पास लेकर आए थे कि फलानी यूनिवर्सिटी को इस टॉपिक पे ग्रांट मिली है, मगर उनके पास इस चीज के पेशेंट, ये पेशेंट तो सारे इस तरह के हमारे पास होते हैं, तो वो हमसे डेटा लेना चाहते हैं। मैंने कहा ग्रांट देने वाले क्या पागल है, उन्हें पता ही नहीं कि इनके पास पेशेंट ही है, ग्रांट क्यों दे दी उन्होंने उनको। मैडम दे दी ना, उनका जो भी था कनेक्शन से जो भी थे, अब आप लोग हमें बताएं हम क्या करें। Of course I have to guide it, अच्छा ऑफिस इस तरह। So multi-center studies also need clarity regarding data sharing and authorship. Please, जो आप लोगों से कहा जाता है ना कि जाके वॉट से कलेक्ट कर ले और हमें दे दे डेटा, this is nonsense. It should not be just data giving. डेटा की इंटीग्रिटी, उसकी falsification, fabrication बहुत कॉमन है. Don't get involved in this sort of work. हमारा प्रॉब्लम है हमारा डेटा एन्क्रिप्टेड नहीं है। एचआईएमएस हमारा अच्छा है, सिविल का भी अच्छा है, इसमें सब कुछ अवेलेबल है। मैं भी जब पुरानी स्टडीज रिट्रीव करना चाहती हूँ सब कर लेती हूँ, लेकिन उसको प्रॉपर्ली यूज करना नहीं आता और हमारे पास डेटा ओनरशिप पॉलिसी नहीं है, इसलिए we need to work on that. कुछ स्टेप्स स्टार्ट हो गए हैं, but we still have to go a long way. एक बहुत बड़ा इशू गिफ्ट ऑथरशिप का है, पता नहीं किस तरह दे देते हैं, इसने कुछ काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई गाइडेंस नहीं दी, कोई मेंटोरिंग नहीं की, उसको गिफ्ट ऑथरशिप दे दी जाती है। वो एआई टूल, ओह माय गॉड, हेलुसिनेशन, गलत रेफरेंसेस, गलत स्टेटमेंट। होता क्या है, जो आप लोग जब इस स्टेज पर एआई से लिखते हैं, आप समझते सब कुछ ठीक है। अभी डॉक्टर काशिफ बात करेंगे, डॉक्टर सुनील बात करेंगे, अभी आपको बता दूंगा इससे क्या क्या इश्यूज होते हैं। Being in practice, being a clinician, being a clinical radiologist, मुझे पता होता है कि यहाँ ये मैं जो पढ़ रही हूँ ये कितना इसमें क्या करेक्ट हो सकता है। जब वो बिल्कुल ही व्यक्ति की बात की जाती है, जैसे कैसे मुमकिन है। Using third party to write manuscript and help in publication, usually with false data. अच्छा ये 10-12 साल पहले, 20 साल पहले बड़ा कॉमन था, मुझे तो बहुत आती थी ये इन्विटेशंस। अब हमारे लिए हम आपको डेटा देते हैं, आप मैन्युस्क्रिप्ट लाइए, देखिए हम आपको इतने पैसे देंगे पर मैन्युस्क्रिप्ट, ओरिजिनल आर्टिकल के मैन्युस्क्रिप्ट के इतने और थीसिस लिखने के इतने। एवरीबॉडी न्यू हाउ फास्ट आई राइट एंड हाउ वेल आई राइट। उसमें जो मुझे ऑफर किया जाता था वो मेरी एक आर्टिकल में मेरी 2 महीनों की सैलरी के बराबर होता था। I never ever accepted it. I should be a ghostwriter. This is against my dignity. And what I see now is that AI and medical students, they have taken up this one. Funding, please. उन जो जिन केस मैंने आपको भी बताया है उसमें सबसे पासा कैसे स्टूडेंट्स को कैसे कैच किया, हम फंडिंग देंगे thousands of dollars। क्यों दे सकते हैं वो, क्योंकि वो वहां बैठे हैं, वहां रेसिडेंसी कर रहे हैं या पेट्रोडॉलर्स में कमा रहे हैं, वो पेमेंट कर देंगे। बाकी वो अपने करियर के साथ जिस तरह खेल रहे हैं, that is something else। चाहे उसकी बजाय सबसे बेहतर ये है
कि आप अपनी फैकल्टी के साथ काम करें, यहाँ से रिसर्च लें, फंडिंग लें, रिसर्च के लिए अप्लाई करें, और एक यहाँ पर मौजूद है आपकी हेल्प के लिए, आपके सीनियर मेंटर्स मौजूद है आपकी हेल्प के लिए। इंस्टीट्यूट के लिए फंड लाएं, अपने लिए फंड लाएं, और ये सारा करें। अब हम जनरली सजेशंस जो दे रहे हैं वो ये कि रिसर्च, देखिए पहली बात, रिसर्च से पब्लिकेशन के लिए नहीं होती, रिसर्च एप्लीकेशन के लिए भी होती है। पिछले दिनों मुझे किसी ने एक प्रेजेंटेशन दी कि जी पाकिस्तान में पिछले दिनों जी ये हॉट रिसर्च टॉपिक्स थे 20-22 साल पहले, और आज भी यही रिसर्च टॉपिक्स हैं। मुझे पूछा कि जब इन रिसर्च टॉपिक्स में अगर फर्क ही नहीं है तो इस रिसर्च से कहाँ फायदा हुआ था? अब तो रिसर्च टॉपिक्स चेंज होने चाहिए थे, तो कम से कम उनका एंगल चेंज होना चाहिए था। ये अभी भी वही बातों पे रिसर्च किए जा रहे हैं। ऐसी रिसर्च का कोई फायदा नहीं है कि जिससे पेशेंट्स को, जिसकी एप्लीकेशन ना हो, जिसका अप्लाई वैल्यू ना हो। Second, it is best that if you sit down with your mentors and get your synopsis reviewed by them before submitting anywhere. Synopsis review committee या IRB के chairperson का suggestion है. I do not agree with that. I think it's the mentors and the supervisors who need to sit down and discuss everything in detail. Yes, we need research officers in every department, and we need development of a culture of research forward through workshops, video tutorials, through experienced institutional faculty, through faculty which is responsible and known to have integrity. Director Rohit has just floated a very good idea of providing you with such mentors. We shall work on it and we'll let you know. Thank you. Next, I invite Professor Sameer Qureshi for a short talk on plagiarism. Because plagiarism was again a topic of one of the charges leveled against those students. Like Dr. Sameer Qureshi. Dr. Sameer Qureshi is a PhD in biochemistry, and he is the Dean of Allied Health Sciences, and he has multiple bachelorate level programs, master's level programs, and PhD level programs. So very renowned name and known for his integrity. Thank you. Please welcome Dr. Assalamualaikum. Thank you, madam, for the generous introduction. आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि ये कितना सीरियस ऑफेंस है, और मैं वैसे भी being also as a doctor, as a teacher, and as a researcher, कैंपस में यूनिवर्सिटी में वैसे भी मशहूर या बदनाम चीजों को मजीद कॉम्प्लिकेट करने के लिए जितना मैंने डराया कि मैं मजीद डराऊंगा। Plagiarism is a very sophisticated word for stealing. ज़ाहिर आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जब आप लोग इस तरह के काम करेंगे तो ये मुनासिब नहीं है कहना कि आप लोग चोर हैं। तो सिविलाइज्ड वर्ल्ड में जब ऊंचे कैलिबर के लोग इस तरह के काम करते हैं तो उनकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफरेंट होती है, जिसको हम कहते हैं प्लेजियरिज्म। तो इसमें आपके लिए ये समझना जरूरी है सबसे पहले कि व्हाट प्लेजियरिज्म इज ऑल अबाउट, उसकी टाइप्स क्या हैं, किन तरीकों से प्लेजियरिज्म होता है। कभी इंटेंशनल होता है, जैसे ये केस अभी मैडम ने प्रेजेंट किया आपके सामने, जिस वजह से आप लोगों को यहाँ बुलाया गया फॉर अवेयरनेस। कभी कभार अनइंटेंशनल होता है, लोगों को पता ही नहीं होता, से उनकी प्रैक्टिसेस होती हैं जिस वजह से जो आगे जाके दे गेट कॉट। कॉमन मिस्टेक्स हैं वो भी अनइंटेंशनल, वो भी आपको बताएंगे हमारे, ताकि आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। कुछ गाइडलाइंस हैं
और रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल। तो टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म के चूंकि ये ऑडियंस स्टूडेंट्स की है तो प्रेजेंटेशन भी इसी हिसाब से तैयार हुई भी है। एंड आई मस्ट एडमिट that this presentation has been adapted from University of Florida, USA. और ये अगर मैं acknowledge नहीं करूँगा तो ये मेरी जो presentation है it itself will be an example of plagiarism. So this is not 100% my work. जब हम बड़ी ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं तो उसमें टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म हम दूसरे अल्फाज में बताते हैं because since this is an undergrad mainly audience तो इसलिए just for the sake of simplicity हमने टर्मिनोलॉजी थोड़ी इजी रखी है for your understanding. एक टाइप का है basic which is scheming. This is exactly what it sounds like. If you take a sentence or even a unique turn of phrase and pass it off as your own, this is scheming. और ये उसी वक्त होता है कि जब आप उसको acknowledge नहीं करते हैं, आप उसको as it is ले लेते हैं और फिर आप उसको present करते हैं तो लोग ये समझ रहे होते हैं presentation के कई तरीके हो सकते हैं, जैसा मैं present कर रहा हूँ, जैसा आप manuscript टाइप कर रहे हैं उसको publish कर रहे हैं, etc. और लोग ये समझ रहे हैं कि ये आपका अपना काम है क्योंकि आपने सही तरह से उसको रेफरेंस नहीं किया, साइट नहीं किया, कोट नहीं किया। दूसरा है पैच वर्किंग, यूजिंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम अ सोर्स टेक्स्ट दैट मे और मे नॉट बी एक्नॉलेज्ड एंड पैचिंग देम टुगेदर इनटू न्यू सेंटेंस। कुछ पैचेस आपने यहाँ से लिए, कुछ वहाँ से लिए, एक्सेट्रा, और फिर सबको मिला के अपना एक आपने फ्रेज बनाया या पैराग्राफ बनाया या पेपर बनाया। That's also subclass of plagiarism. एक होता है insufficient paraphrasing. ये उन लोगों के साथ होता है जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स अच्छी नहीं होती और वो उसको ज्यादा पैराफ्रेज कर नहीं सकते। तो पैराफ्रेज का मतलब ये होता है कि आपने कोई चीज पढ़ी है, स्टडी की है, now you have to, not you are trying to, but you are bound to write the same concept in your own words. That is paraphrasing. मैं यूके से आने के बाद मैंने जो पहली वर्कशॉप गोवा में की थी तो ऑडियंस में से एक साहब खड़े हो गए बड़े गुस्से में और वो ये कहने लगे कि अगर मैं पैराफ्रेज करना जरूरी क्यों है, अगर मैं एक एक्सर्ट एज इट इज कॉपी कर रहा हूँ और मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ और मैं उसका रेफरेंस भी दे रहा हूँ, एक्नॉलेज कर रहा हूँ कि ये मेरा नहीं है बल्कि ये इसका है। सो व्हाट्स द पॉइंट इन पैराफ्रेज? आप में से अगर आप अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो आपके जहन में क्या आता है कि why is paraphrasing necessary? ये क्यों जरूरी है कि आप कोई चीज पढ़ें और फिर अपने अल्फाज में उसी को रिप्रोड्यूस करें, गिविंग अ प्रॉपर रेफरेंस ऑफ इट। आप कॉपी भी कर सकते हैं। So why it should be necessary कि आप उसको पैराफ्रेज करके लिखें? Anyone? Any wild guess? ये इसलिए जरूरी है कि it shows your understanding कि आपने जो चीज पढ़ी है आपने उसको समझा ली और पैराफ्रेज करते वक्त दूसरी चीज का ये ख्याल, पहली चीज तो जाहिर है रेफरेंस है, उसको कोट करें आप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जब आप उसको पैराफ्रेज कर रहे होते हैं द मेन आइडिया शुड रिमेन द सेम। ऐसा ना हो कि पैराफ्रेज करने से जो मैसेज है, एक्चुअल मैसेज, वो चेंज हो जाए। एक और टाइप है फोर्थ, which is misquoting. When you quote another author in your own work, always be sure to quote exactly what was said. अभी वही मैंने आपको जो बताया, central idea, central message should remain the same. Direct quotes are when you use an author's exact words. ये एक additional responsibility होती है कि कभी कभार आपको quotes copy करना पड़ते हैं without paraphrasing. वो जो सिनेरियो उस वक्त चल रहा होता है उसकी मजबूरी होती है, कोटेशन मार्क, इन्वर्टेड फॉर्म। तो जब आप एज इट इज कॉपी करते हैं तो आपको उसको इंडेंट भी करना होता है, बीच में लाना होता है ताकि वो प्रोमिनेंट होता है और फिर उसको कोटेशन मार्क्स में रिप्रोड्यूस करना होता है, प्रोमिनेंट करना होता है, प्लस आपको रेफरेंस भी देना होता है। एक है डुप्लीकेटिव पब्लिकेशन। आपने एक पेपर लिखा, उसको पब्लिश किया, अब उसी से मिलता जुलता आप एक और पेपर पब्लिश करने जा रहे हैं, लेकिन अपने दूसरे पेपर की वैल्यू बढ़ाने के लिए या इस खतरे से कि कहीं उसकी वैल्यू कम ना हो जाए,
आपने अपने पिछले पेपर का रेफरेंस दिया ही, ताकि लोग ये कहें, ताकि लोग ये ना कहें कि यार ये तो एक ही टॉपिक पे काम किए चला जा रहा है, इसने पहले भी इसी काम पे पेपर पब्लिश किया है और अब इस पेपर में कोई नया काम तो है नहीं, उसने वही पेपर दोबारा पब्लिश करके थोड़ी चेंजेस करते। तो लोग उससे बचने के लिए करते हैं कि अपना रेफरेंस नहीं देते। दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ प्लेजियरिज्म एंड दिस इज नोन एज सेल्फ प्लेजियरिज्म। क्या आपने अपने ही काम को प्लेजियराइज कर दिया विदाउट कोटिंग योरसेल्फ, विदाउट गिविंग रेफरेंस ऑफ योर ओन वर्क। देखिए आगे जाके क्योंकि आप लोग जब इंशाल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट्स होंगे, सबसे ज्यादा चीज जो आपको तंग करेगी वो प्रोफेसर काशिफ भी आपको मजीद समझाएंगे, वो यही चीज होगी, इससे बचना कैसे। इसी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज में प्लेजियरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो अब यूनिवर्सिटी से नीचे ले जाके उन्होंने स्कूल्स में भी टीचिंग उसकी शुरू कर दी। जो स्कूल चिल्ड्रन हैं और जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको भी बड़ी बाकायदगी के साथ और एक्सरसाइजेस के साथ एक्सरसाइज वर्कशीट वर्कबुक्स उनको दी जाती हैं, उनके वर्कशॉप कराए जाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट उनके जहनों में बैठ जाए। यूनिवर्सिटी तो बेस्ड ही, यूनिवर्सिटी की एजुकेशन बेस्ड ही इस चीज पे ताकि उस वक्त उन्हें परेशानी ना हो। आप लोगों को भी परेशानी होती है पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। अब ये कुछ सिनेरियोज हैं कि प्लेजियरिज्म होता है किन किन तरीकों से, वो जरा आप देख लें और समझें। I combined the findings of 8 sources into one paragraph. I don't have to cite them because I did it with the compilation. अब उसके जहन में ये कि मैंने एक सेंटेंस यहाँ से लिया, एक वहाँ से लिया, इस तरह 8 मुख्तलिफ जगहों से सेंटेंसेस लेके मैंने अपना एक पैराग्राफ बनाया है। तो मेरा अपना काम, ये एक पैराग्राफ किसी एक जगह पे नहीं है, लिहाजा मुझे जरूरत नहीं है इसका रेफरेंस देने, इसको कोट करने, इसको साइट करने। तो ये मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसा नहीं है। आप जहां से जो बात ले रहे हैं, आपका रेफरेंस भी कर रहे हैं तो आपको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, एक्सेप्ट यूनिवर्सल फैक्ट्स, यूनिवर्सल साइंटिफिक फैक्ट्स। फॉर एग्जांपल वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये सबको मालूम, ये क्लास 5 के स्टूडेंट को भी मालूम है जो साइंस पढ़ रहा है। तो जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं उसमें आपको कोट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो यूनिवर्सल फैक्ट्स नहीं है, जैसे आपके कुछ मेडिकल फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि मेडिकल कम्युनिटी में यूनिवर्सल होते हैं लेकिन नॉन मेडिकल कम्युनिटी में यूनिवर्सल नहीं होते, उस सूरत में भी आपके लिए रेफरेंस देना जरूरी है। I submitted the same paper to more than one class. It's okay that I copied my own work without citing it because this is still my idea. तो एक ये मिसकंसेप्शन है और ये जाता है सेल्फ प्लेजियरिज्म में, क्योंकि मेरा अपना ही काम है तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं अपना रेफरेंस। I copied someone else's work, but I didn't use quotation marks because I changed very few words. तो एक दो अल्फाज चेंज कर देने से वो कोटेशन मार्क्स वाली जिम्मेदारी जो है आपकी, आप उससे बड़ी जिम्मा नहीं होती, आपको फिर उसकी एक लिमिट होती है। इफ यू आर कॉपीइंग मोर देन 6 or more than 6 words in a row, उनका सीक्वेंस भी वही है, ऑर्डर भी वही है, वर्ड्स भी वही है, देन यू हैव टू अप्लाई कोटेशन मार्क्स। और आजकल मैन्युस्क्रिप्ट में फैशन ये है कि अगर 6 वर्ड से कम भी वो कॉपी कर रहे होते हैं एज इट इज, तो भी एहतियातन कोटेशन मार्क्स वो लगा देते हैं, अप्लाई करते हैं, जस्ट टू शो दैट आई एम डेड ऑनेस्ट, मेरा काम बिल्कुल ऑनेस्ट है। एंड रिमेंबर वन थिंग, ओवर रेफरेंसिंग इज नेवर हार्मफुल, बट अंडर रेफरेंसिंग इज ऑलवेज हार्मफुल। तो अगर आप ज्यादा रेफरेंसेस दे देते हैं तो बात लोग इस वजह से भी रेफरेंस नहीं देते हैं कि मेरा पेपर डी वैल्यू ना हो जाए, इतने सारे रेफरेंसेस क्यों दिए, उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने एक आध रेफरेंस मिस कर दिया और बाद में किसी ने देख लिया कि ये तो मेरा काम था, इसने रेफरेंस यही नहीं इसका, देन यू विल बी इन ट्रबल। I removed some data points to make my results look better. मेरे पास एक डेटा है, जेन्युइन डेटा, लेकिन मैंने उसमें ये देखा कि इस डेटा में 2-3 पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से अगर मैं ये हटा दूं तो मेरा डेटा थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। तो दिस इज फैब्रिकेशन, ये फैब्रिकेशन है, दिस इज अ टाइप ऑफ, यू हैव टू प्रोड्यूस योर जेन्युइन डेटा नो मैटर हाउ इट इज, गुड और बैड। I didn't collect enough data from my experiment, so I used a computer program to generate data points. For example, ChatGPT AI. मेरा अपना डेटा तो है लेकिन वो insufficient है। अब उसको embellish करने के लिए मैं एक कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद ले रहा हूँ।
So it's like some genuine data and some fake data. That's again fabrication and is classified as plagiarism. My advisor used my data without giving me credit. ये plagiarism उसने किया है. आपका डेटा लेके उसने खुद क्रेडिट कर लिया अपने आप और आपका नाम उसने इंक्लूड ही नहीं किया, आपको क्रेडिट दिया ही. तो ये भी प्लेजरिज्म है, लेकिन दैट इज ऑन हिज और हर पार्ट. I quoted something but changed one word to strengthen its support of my argument. मैंने एक चीज कोट की लेकिन उसमें एक वर्ड मैंने ऐसा चेंज किया जो कि उस मजमून का उस टॉपिक का हिस्सा नहीं था. That's entirely different. So that is also wrong. ये केस स्टडी है और कैरन का वर्ड इसलिए यूज हुआ है कि वेस्टर्न कंट्रीज में फीमेल कैरन नेम जो है वो उल्टी सीधे कामों में यूज होता है, नेवर इन गुड सेंस. So Karen is a second year graduate student preparing the written portion of a qualifying exam. She incorporates whole sentences and paragraphs verbatim and word by word, कुछ भी change नहीं है. From several published papers, she does not use quotation marks, but the sources are suggested by vague statements such as see, etc. for more details. एक तो यहाँ पे गलती हुई है कि quotation marks नहीं डाले. Additionally, the faculty on the qualifying exam committee note inconsistencies in the writing styles of different paragraphs of the text and check the sources. दूसरी गलती यहाँ पे हुई क्योंकि paraphrasing नहीं हुई, तो एक एक्सर्ट जहां से कॉपी किया गया उसका एक अलग फ्लो है, फिर दूसरा जहां से कॉपी किया गया उसका स्टाइल काफी डिफरेंट है. तो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, जिससे साफ पता चल रहा है कि ये आपका अपना काम नहीं है, ये दूसरे ऑथर्स का काम है जहां से आपने कॉपी और पेस्ट किया. अगर आप खुद अपना काम कर रहे होंगे, पैराफ्रेज कर रहे होंगे, तो उसमें एक कंसिस्टेंसी होती है, एक फ्लो होता है, वो पता चल जाता है. कॉमन मिस्टेक्स क्या है जो हम और आप करते हैं? being non-native speakers of English, that is cut and paste from electronic or internet sources without using quotes or properly citing the source, just because हमारी understanding इतनी नहीं है. We download audio, visual और arts without proper permission. जैसे फोटोज हैं, कभी कभार कोई डायग्राम होती है, कोई फिगर होती है, उसको भी हम डाउनलोड करते हैं, पेस्ट कर देते हैं और उसका क्रेडिट नहीं देते कि कहाँ से लिया आपने. Cite statistics, facts without the source unless they are common knowledge. Common knowledge की एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ. What are the basic guidelines to avoid all this? If you use 4 lines, as it is, अगर आप 4 lines copy कर रहे हैं, you have to block the 4 intended 1 inch or 2.5 centimeter from each margin, your left and your right, ताकि वो centralize हो जाए, वो prominent हो जाए, and then apply quotation marks. Even if you don't use verbatim, you must cite it if you use the author's ideas. अगर आप paraphrase भी कर रहे हैं, तब भी reference देना आपके लिए जरूरी है. मेरे इस टॉक का जो मकसद है आपके ज़हन में दिखाना, that is reference and खुदा के वास्ते reference. Reference से आप मुंह नहीं मोड़ सकते. If you reference a scientific concept that is not commonly known, then cite the source. You do not need to cite if you are using universally understood concepts or common knowledge, but you have to be 100% sure कि ये universal knowledge है, ये सबको मालूम है. अगर आपको शक है, if you are in doubt, then please cite. आप reference कीजिए. There is no harm in it. पांच चीजें plagiarism में क्लास होती है, but due to different cultural practices, in those societies they are not classed as plagiarism. जैसे साउथ एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में, ये देखें यहाँ पे students are taught to memorize and copy well-respected authors and leaders in their societies to show their IQ and good judgment in writing. जैसे हमारे मैट्रिक और इंटर के एग्जाम्स में होता है, हम लोग सारे नोट्स याद करके जाते हैं और वो हम वहाँ रिप्रोड्यूस करके आते हैं to show our intelligence and get good marks. बेस्ट में इस तरह नहीं है. अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो आपको वहां पे रेफरेंस देना पड़ेगा. What is defined as plagiarism by American standards is not defined as such by many Asian or European standards, in which taking ideas and words from different books and writers to build an answer seems to be an academic practice. इसी वजह से हमारे स्टूडेंट्स कि जब वेस्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन करने जाते हैं यूएसए या यूके,
वहां पे उनको ये प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिसेस तो वही होती है बिकॉज ऑफ हमारा कल्चर। लेकिन अब चूंकि ये वाइड स्प्रेड हो चुका है थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट्स राइट, तो इसलिए हर जगह इसकी वर्कशॉप होती है, इवन इन इंडिया। In India, for example, undergraduates are not expected to cite sources, even in Pakistan. At the sub-university level, and it is only at the graduate level where such activity is expected, but not necessary. अब ऐसा नहीं है, अब अंडरग्रेजुएट लेवल पे भी बहुत नेसेसरी हो चुका है। यहाँ पे आप लोगों के पास आने से पहले आज सुबह ही मेरे पास फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से कॉल आई है, उनकी कमेटी में 14 केसेस जो है प्लेजरिज्म के वो एचईसी से रेफर होके आए और मुझे इनवाइट किया गया कि भाई आप आके इनकी स्क्रूटनी करें। तो देखिए ये जो चीजें हैं ये अब छुप नहीं सकती बिकॉज ऑफ मैनी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल, स्पेशली टर्नेटिव। और टर्नेटिव इतना बदमाश है कि अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या चैट जीपीटी या किसी भी और सॉफ्टवेयर से या टूल से या ईएमआर से अगर आपने कोई भी चीज कॉपी की है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, वो बता देगा कि ये कहीं से कॉपी तो नहीं हुआ है, but a certain specific tool has been used to generate this passage, this piece of writing. So, in the sciences, like you people, plagiarism reserves as a practice of following, making up data or results, which is fabrication. उसकी एक एग्जांपल मैंने आपको बता दी कि कुछ डेटा आपका है लेकिन कुछ आपने जनरेट करवाया किसी सॉफ्टवेयर से, चेंजिंग और मिस रिपोर्टिंग डेटा और रिजल्ट्स। जो डेटा आपका है वो उस तरह का नहीं है जितना आपको चाहिए पब्लिश करने के लिए, लेकिन अब आप उसको चेंज कर रहे हैं, तो दैट इज फॉल्सिफिकेशन एंड यूजिंग द आइडियाज और वर्ड्स ऑफ अनदर पर्सन विदाउट गिविंग एप्रोप्रिएट क्रेडिट। दिस इज प्रॉपर प्लेजियरिज्म। आपने किसी का लिया है काम लेकिन अब आप उसको साइट नहीं कर रहे हैं, कोट नहीं कर रहे। ये दो एग्जांपल्स हैं जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में 5 साल के वक्फे से हुआ है। आप ऊपर वाला पैसेज पढ़ें, फिर आप उसको कंपेयर कीजिए नीचे वाले पैसेज, दे आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। और ये प्लेजरिज्म इस वजह से है कि जब 2009 में यही सेंटेंसेस जब कॉपी हुए तो उन्होंने साइट नहीं किया, उन्होंने रेफरेंस नहीं दिया 2004। सिमिलरली ये एक और एग्जांपल है, ये भी न्यूयॉर्क टाइम्स की है। तो 1987 में ये पहले पब्लिश हुआ था, फिर 2009 में ये रिप्रोड्यूस हुआ विदाउट गिविंग एनी स्पेसिफिक क्रेडिट टू न्यूयॉर्क टाइम्स। ये मेरी लास्ट स्लाइड है। ये वाकया, ये इंसिडेंट उस वक्त हुआ था जब मैं पीएचडी कर रहा था इंग्लैंड में। आई वाज इन फाइनल ईयर। डॉक्टर साहब आपको भी याद होगा, आप भी वही थे। ये साहब गुटेनबर्ग, ये डिफेंस मिनिस्टर थे जर्मनी में, and he was like a celebrity. He was a politician, but he was more of a celebrity. ये था celebrity politician. कुछ politicians ऐसे होते हैं जो celebrity भी होते हैं, तो ये उस टाइप का politician था। जर्मनी में पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए इंतहाई जरूरी है, you must be a PhD। तो पॉलिटिक्स में आने के लिए इंटरव्यू भी बहुत जरूरी था कि ये पीएचडी हो। उसके लिए उन्होंने 7 इयर्स में अपना पीएचडी कंप्लीट किया और जब ये सक्सेसफुली डिफेंस मिनिस्टर बन गए और गवर्नमेंट में आ गए, ऑपोजिशन को इस बात की खुशी नहीं। ऑपोजिशन ने कहा यार ये पीएचडी करके आया है, इसके पीएचडी के थीसिस की डायसेक्शन करो और देखो कि जेन्युइन है या नहीं। मुझे प्रोफेसर काशिफ शफीक के अल्फाज अब भी याद है कि इलेक्शन वो क्राइटेरिया है कि अगर आपको अपने नस्ब का, अपने आबा अजदाद का नहीं पता ना, तो आप अपने इलेक्शन में खड़े हो गए तो जो ऑपोजिशन वाले हैं वो सारा कच्चा चिट्ठा खोल के दे देंगे। आपके वालिद ये करते थे, दादा ये करते थे, पुराने बाप दादे आपके ये करते थे, आपका फलाने से था। तो ऐसे ही यहाँ पे सही है, ऐसे ही है। तो ऑपोजिशन ने वहां पे जब इनकी थीसिस, इनकी नॉलेज में लाए वगैरह टर्नेटिव से जब उस पे अपलोड किया तो देखा पूरा थीसिस रेड हुआ, सारा थीसिस रेड, प्लेजराइज। और जब उसका मजीद एग्जामिनेशन किया गया तो पता चला ऑलमोस्ट 90% of those passages didn't have any proper referencing।
फिर उस यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म किया गया, यूनिवर्सिटी ने अल्टीमेटली इनका पीएचडी रिवोक कर दिया। जब पीएचडी रिवोक हो गया तो इन्हें पार्लियामेंट भी छोड़ना पड़ा बिकॉज ही वाज इनएलिजिबल टू एंटर इनटू गवर्नमेंट बिकॉज ही वाज नॉट अ पीएचडी। उसके बाद से जर्मनी में ही इनका नाम पड़ गया गूगल पर, फ्रॉम गुटेनबर्ग टू गूगल पर। इनके सारा केसेस जो है वो गूगल से कट एंड पेस्ट किया गया। स्टूडेंट लेवल पे फैकल्टीज अलग है और फैकल्टी लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे फैकल्टीज और ज्यादा सीनियर। वंस यू आर ब्लैक लिस्टेड you can't achieve any further success or progress in academia, so please be careful। इसमें अच्छी खासी बातें ऐसी हुई होंगी जो अब भी आपके समझ में नहीं आएंगे। there are many platforms available, कुछ ऐसे गेम्स भी डिजाइन हुए हुए प्लेजरिज्म के जो क्विजेस हैं जो जिस पे आप एंटर होके और अपनी अंडरस्टैंडिंग को मूव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Sameer. Abhi, Dr. Kashif Shafiq. Kashif is among my very bright students. I taught his class. पता नहीं ये आता था क्लास में, नहीं मुझे नहीं पता ये आना चाहिए, ये नहीं आते थे, but still I take them as my students. तो Dr. Kashif is the director of OLIC, a very young PhD. A very young PhD and a very active director of OLIC, which has raised the standing of Dow University to a very high level. So he's a PhD in public health and biostatistics and conducts many workshops. He's a PhD supervisor and is known and is an internationally known person. So I invite Professor Kashif Shafiq here, and please remember, please read his works. It's very important. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So let me try again. Assalamu alaikum. One more final try. Assalamu alaikum. So thank you so much, madam, for introducing me and bringing me here on this podium. I taught Dow Medical College students around nearly 12-13 years ago at a classroom like this. Since then, I'm posted at Ahuja campus. I've never had interacted with Dow Medical College students. So it's an honor for me to be on this podium again. डॉक्टर समीर ने एक सेंटेंस मुझसे कोट किया है कि अगर आप अपने शजरा नसब के बारे में जानना चाहते हैं तो पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लें। आपके अपोनेंट्स आपको बता देंगे कि आपके आबाओ अजदाद क्या कुछ करते रहे हैं। ये डॉक्टर यूनुस बट की किताब है शैतानियां, उसका कोट है। These are not my words, these are Dr. Yunus words, so I have repeated it for you. जो प्लेजरिज्म की क्लास हो रही है तो you should not be relating it to me. So what I am going to talk to you guys today basically is about the research integrity and AI tools, how we can use them or misuse them in the current research scenarios. Before formally starting the presentation, let me just quickly show you the landscape of publications coming out from Dow University of Health Sciences. That's the number of papers we publish as a university annually. So nearly 1,300 plus research papers are published from Dow University of Health Sciences in a year. Out of these 1,300 papers, roughly 900 to 950 papers come directly from the faculty of the university, which makes a ratio of about 1 to 1.1 research paper per faculty per year. Okay, so that means some of them might be publishing 10 papers, some of them might not be publishing at all. So the average is around 1.1 per faculty per year. What about the rest of the 300, 350 papers? They mainly come from the students, and that constitutes around 25 to 35% in the various years. So the students' publications are also a significant proportion of when you look at all the publication of Dow University of Health Sciences. So one thing which I clearly want to tell you is we are not here to discourage you guys that don't do research because there are consequences, but we are here to make you aware what sort of problems might occur and if your conduct is not appropriate and if your conduct is not on the standards. So my job here is to tell you two things. A, what sort of scenarios you might be facing if
your conduct is not appropriate, and B, how you can make your conduct appropriate. Okay, so these are the two things that I'm going to talk. Before I start with this, I just need you guys this question. आप इन दोनों में से कौन सा वाला डॉक्टर बनना चाहेंगे? डॉक्टर ए 4th ईयर फाइनल ईयर हाउस ऑफ का के लेवल तक का कैंडिडेट है, उसके 50 पेपर्स हैं और उसकी उन 50 पेपर्स को 100 टाइम साइट किया जा चुका है, और लेकिन जब आप उनसे उस 50 पेपर्स के बारे में पूछें तो most of the time he will struggle with the answers. If you ask him about the study design, so he will just do time. If you are asked about the statistical analysis, you might mostly see silence in the answers. Would you like to become a Dr. A, or would you like to become a Dr. B who has only published 3 papers during her MBBS? These 3 papers only got 5 citations, and at the end of the day, if you ask this person that, you know, how did you do this research, why did you do it, what was the study design, how do you interpret your results, she can answer that. I let you guys think about this. I'll make a case why you should not be trying to become Dr. A. And that's my whole of the conversation that I'm going to talk to you. And I'll build a case why it is important to be having a conduct which is of international standard rather than having more publication and no understanding of those publications. Now, I'll start with, मैडम ने ऑलरेडी मुझे बहुत जनरल से इंट्रोड्यूस कर दिया, मुझे था कि शायद कोई इंट्रोड्यूस नहीं करेगा, सो मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं पहले कि मैं क्यों हूं ये बातें करने के लिए आज आपके साथ. सो एज आई मैडम has already introduced that I'm the director of Office of Research, Innovation and Commercialization at our University of Health Sciences. So I put my name on the PubMed yesterday, and it showed me around 79 publications which are in the PubMed Index journals. I then looked at it, how many of them are Q1 or Q2 publication. That means the top quartile journals, and it says around 70% of these papers are. So these papers have been cited more than 3,000 times in the last 15 years. And luckily, last year and the year before, I was among the top 2% individuals who had the highest citation of their work. So that means, even if I hate to introduce myself, the only reason why I've done this is I wanted to make a case कि जो मैं कहने जा रहा हूँ वो सब कुछ सच है और सच के सिवा कुछ नहीं. Okay, so you guys have to be with me and understand it. It's really, really important. Now, everybody of you wants to have publications before you do your MLE and then you start your residency and you start your making applications for the residency, so that you have CV, have a lot of list of publications, and then you get a match as soon as you apply, or if you don't get a match, at least you get a research job in the US. Some of you might be, you know, doing this KR FCPS की training मिल जाए, and then FCPS में भी research करनी पड़ेगी. Faculty might be doing it obviously for their promotion purposes. So one thing that I'm telling you heavy-heartedly is this publication system is broken, and the bad actors actually know this, that the system is broken, and then they utilize that broken system in their favor. And how they use it is, one of these ways is this. So they have paper mills where they simply ask for money and they will put your name on any research paper. That's going on everywhere. You can find out on the Facebook, you can find out on Instagram, everywhere people are doing this. You pay a certain amount and then your name will appear on a paper. You wouldn't have any contribution in all of those papers. The second is the ghost authorship. So you scratch my back, I scratch yours. मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं उसमें तुम्हारा नाम डाल दूँगा, तुम जो कर रहे हो उसमें मेरा नाम डाल दूँगा. So we will both have the benefit of publications coming out of it. The third one is some people, to get their papers published, they maneuver or manipulate the review process. So what happens is, once you have a paper, you submit it to a journal then send it to some reviewers to get their comments on it. Some journals allow the authors to suggest the reviews with this intention that because you have done work on this area, you can suggest some relevant individuals who have done in the same area. But what Pakistani people or some other countries, what they do the shortcut is that they suggest their own friends as reviewers, which is okay to some extent, assuming that your friend will give a transparent feedback on your paper. Some people go on the next level. They use Dr. Sabah Suhail's name and create
an email ID on Dr. Sabha Suhail's name, a fake ID. They will put in the system Dr. Sabha Suhail's name and credentials and add a fake ID. The system, when they will run Sabha Suhail, they will find out, oh, there are so many papers in the name of Sabha Suhail, but the email is in their control now. So the journal is going to send an email to the reviewer, assuming Dr. Sabha Suhail is the reviewer, and then they write the review on their own. So author is writing their own review. This is also a very common practice. I'm going to show the consequences of all these three sort of examples that क्या हो सकता है. This is the first example. COVID आया. अच्छा ये invitations किस तरह आएंगे? आपको Facebook के थ्रू आएंगे, आपको LinkedIn के थ्रू आएंगे, आपको मैसेजेस करेंगे लोग कि हम पेपर रेडी है, उसमें थर्ड ऑथर की जरूरत है, आप सिर्फ फीस कंट्रीब्यूट कर दें, आपका नाम दिया जाए. एक और पेपर रेडी है, उसमें बस ये कि आपको हम आपका नाम ऐड कर देते हैं, आप जो नाम करोगे उसमें हमारा नाम ऐड कर देना. So these are the invitations which are coming out here and there. What you need to do is understanding if you join the paper after the paper is already written, you are not an author, you are actually at risk of something. And I'll show you what that risk is. COVID Act 2020 में, obviously it was a new disease for the whole of the world. हमें पता नहीं था इसको कैसे treat करना है. So initial months when people were struggling, trying different treatment options, people started looking at hydroxychloroquine, a drug which is anti-malarial, and they started observing its benefit among the COVID patients. People started using it here and there. Suddenly, two landmark papers appeared in the New England Journal of Medicine and in Lancet. Both of these papers used a database which was provided by a company called Surgisphere. The data set was more than 96,000 individual patients who have been treated in 671 different hospitals. Obviously, the paper was of a very high quality. That's the reason it ended up in the Lancet as well as the New England Journal of Medicine. But as soon as the paper came out, people started talking about it. Okay, there is something wrong with the data set. The data is not real. It's being falsified. It's being created artificially. Remember, New England Journal of Medicine and the Lancet are the most premier medical journals in the field of medicine. And as soon as people started talking about it, the New England Journal of Medicine asked for the raw data to the authors. The lead author of these papers was a cardiologist in the USA, a cardiologist from the Harvard University. Okay? And once they asked for the data, the problem that occurred was they did not have the access to the data because there was only one collaborator who had the access to the data. It was an emergency situation. Nobody actually thought about it. He collaborated. He actually false data to provide Karnataka. And at the end of the day, they find out a trial and इसमें सवाल होने वाला जो data है, is perhaps not quite right. और कुछ ऐसे centers भी इसमें mention किए गए हैं और जो number of patients उन्होंने mention किए हैं, वो शायद number total bed पूरे नहीं है, जिन्होंने number of patients mention कर दिए within the weeks. So they realized that there is a lot of fake data in these papers, and as a result of this, two major things happened. A public health action, एक SU का एक trial चल रहा था already, WHO चला रही थी वो, उनको immediately stop करना पड़ा because of the findings of these papers. Because these papers suggested that the anti-malarial drug used in the COVID patients will increase the mortality of these patients. As a result, WHO immediately halted those trials which were looking at the SCQ's effects among the COVID patients. Look at how much global implications those studies had. And as a result of all this, within 13 days of the publication, from 22nd May to the 5th June, that paper got retracted. You see that? If you go on the Lancet's website and you put this title on, and you see that the guy who's a cardiologist, this paper is there, it's going to stay there for the rest of his life. Or in fact, till forever, till the time all these publications are. This is the New England Journal of Medicine's paper, which is also on the website, and it's going to stay there forever with their name. Because the data set which was used for this study was somehow falsified. There's another example, and this is the more interesting one. There's a guy whose name is Mark Tessier. He was a neuroscientist in the USA. He was running a lab as a CSO, which is Chief Scientific Officer, and so he was the lead person of that lab. He published a paper in the journal Nature in 2009, and he talked here and there in the world that this paper want to change the way we think about Alzheimer's disease.
and he just had been applauded on a lot of places for the work that he has done. But at the same time, once he published the paper, people were gossiping about it that some of the data in this paper is not right. It's being manipulated, it's being falsified, but obviously there was no evidence at that time, but people were, discussing and rumoring. In between the time, what happened was Mark Tessier then became the president of the Rockefeller University in the USA. He then became the president of the Stanford University. At that time, in 2022-23, an AI tool came in which could actually look at any figure on micropixel level. So if you have done any manipulation with a figure on a micropixel level, this AI tool can detect it. And somebody ran the figures of this study in that tool. So there were more than 12 figures in the tool in that study. They ran all those figures, and 3 of them appeared to be falsified. As soon as this happened, Stanford University started an independent investigation to look at the matter, and they observed that there was a clear pattern that the data was falsified, and as a result of this guy has to resign from the presidency of the Stanford University just because of one paper. Once that happened, the next thing that happened was the 4 other publications came down. They also had the same pattern of manipulation in the data. So the point I'm making is that your one mistake of relying on somebody else could actually lead to a disaster for your career. Tessier himself might not have done it. Might be somebody in his lab would have done it. The Stanford Daily written this in the news. That is not that he has done it, but he actually failed when it was brought to him that this might be done in your paper, and he actually did not do anything about it when it was brought to his knowledge. Now this is the third case that I'm going to discuss. Perhaps will be the last one and the most interesting one. This guy, he was working as associate professor in a university. He was publishing papers every single year. He was publishing good quality papers here and there. Then he submitted one research paper in a journal, and what happened was that the editor got 2 different reviews. So one review was like excellent paper, and the other review was, well, it's nonsense. The editor got upset about this. Why there are discordant reviews about the same paper? So he then looked at who are the reviewers who are reviewing these papers. He came to know that the person who was suggested by the author himself, he has given the comments that this is a brilliant paper. But the editor chosen as a reviewer has said this is a nonsense paper. So basically he then got under who is this reviewer who is saying excellent paper. He then looked at the profile of that person. The file looked okay, but the email was Stanford. He then tried to contact on that email, nobody responded. He tried to search that email on the online databases, he could not find it. He came to the conclusion that perhaps this is a fake ID author has used himself. He then asked the author, where did you get this email from? Author obviously didn't have any reasonable response because उसके पास email कहाँ से आया? As a result, this guy's one research paper was rejected in the first place. But then he had some harsh communication with the editor of the journal. And the editor of the journal asked the elsewhere that this guy has published multiple research papers with the same publisher in the various journals. Can you check in the database that how many of these papers were reviewed by the individual he suggested as reviewers? When the publisher looked at the databases, they find out that nearly 16 research papers were tampered by this guy, where he was himself giving the reviews of the paper using the fake IDs. So he ended up having 16 retractions from the publication, the ones they have already published. Now, you might be thinking this is another case of United States or UK or Europe. So the answer is no. It's a case in Ahmedabad, Pakistan. That guy was in the Comstate University. There is a platform which look at all the retractions which are done in the journal. So any paper is retracted. There is a website called Retraction Watch. It keeps an eye on each retraction. And this case is being published as a top story there
on this website. Now look at the title of what this is. Anybody would like to hire an economist with the 16 retracted papers? Now, this guy obviously ended up losing his job within 7 days of the scandal. The point I'm making is that we are living in a world where things are changing very quickly. You will not be able to hide anything if you have done a misconduct. So, if you trying to get some shortcuts to get more papers, someday, somewhere, you're gonna get caught. Okay? So the point is that what you have to do and how you have to do to avoid all these problems. People using AI these days, AI is not the problem. The way you use it, that's the problem. How you should be using, these are some of the uses that I have jotted down here. You can use it for editing, grammatical mistakes, sentence composition. You can generate some initial ideas using the AI. You can also do literature search support through the AI tools. But if you are relying on writing by the AI tools and then pick up that writing and send it to a journal, publishing with your name, that's a big mistake that you're going to do. So these are the mistakes that you have to avoid. If you're using any AI tool for writing purposes, you should not be just copying and pasting the text. That's number one. Number two, AI hallucinates all the time and it lies with a lot of confidence. Okay, you might be thinking that, oh, it looks like there's a proper reference being given, the proper text is being produced, but in reality, it might just be a fake reference and a fake content. So you have to be very careful that the references which AI is generating might not be the real reference. Right? I'm going to show you examples in a minute. The most dangerous thing is, as I said earlier, is lie confidently. So you have to double check everything that AI is using. Look at this reference here. Look at the title of it, for example. Type 2 diabetes, cardiovascular output in type 2 diabetes patients, multi-center retrospective study. Look at the reference it has provided. Look at the DOI, digital object identifier. Look at the author's name. Everything looks clear, but the reality is it's an AI-generated reference. It does not exist. So, जब भी वो आपके टेक्स्ट में कुछ इस तरह का टेक्स्ट प्रोड्यूस कर रहा है और जिसमें नीचे आके ये रेफरेंस दे रहा है, जब रेफरेंस ही फेक है, तो what is the authenticity or validity of the text? That is all hallucinated content. And then you are simply copying and pasting it here and there and putting your name on it. So that means now it's your intellectual responsibility if you are putting your name on it. So you have to be careful that you don't rely on these references 100%. Remember, AI is not going to face the consequences. You are going to face the consequences. You have to be extremely careful when you are using these tools. Now, this is not a rare problem. Now, look at this. For example, within these 2 years, there are hundreds of papers which have been retracted from renowned journals just because of the inappropriate AI use. This is a paper which is being retracted from the Nature. You see that? Somebody was looking at the effect of ChatGPT on student learning performance and perception, and it was a meta-analysis. So when they were conducting this meta-analysis, in between the meta-analysis, they included some studies which were fake, which did not exist. So once the meta-analysis got published, somebody whistleblowed it that these studies do not exist. And at the end of the day, the paper is now in the retraction list. All the author's name and this retracted stamp will stay there for the rest of their life. That's another example. In this paper, there were only 2 small mistakes. There was a figure in this paper, which was AI-generated figure, and they did not acknowledge it. Secondly, they said that they developed this model using a data set which was referred to study number 24 in their reference list. When somebody explored that study number 24, that was a fake reference. So that means the data they used to train their model did not exist. And as soon as they did not exist, there is no scientific basis of the paper, so the paper got rejected. So, finally, the key thing that you have to remember, and that is you will be found. The only question is when, if you conduct any misconduct. Okay? There are tools out there which will tell us a lot of things which people wouldn't have imagined 15 years ago. Look at the easiest example. So, 2009 में paper publish किया था, वो paper publish हो गया था, तालियां बज चुकी थी, वो खुश था कि it's all good. 15 साल के बाद एक लोगों ने डिटेक्ट कर लिया कि फिगर में क्या मैनिपुलेशन. Yeah, you don't know what's going to be in the future. There are tools already out there which you might not have heard of before. I'm going to tell you what tools are existing at the moment. Detection Watch,
watch all the retractions occurring globally, across all countries, across all journals. PubPeer is a platform. जब पेपर पब्लिश हो जाता है, you can go on the and select the paper and write any comments about the paper, anybody's paper, after the publication. If you have any concerns about the methodology, about the data, about anything regarding that paper, you can simply go on this website, select the paper, and write your concerns, and then you will start commenting on this. Okay? There's another one, ImageTrain or Proofig. Both of them got nearly 15 crore pictures, images in their database. You just upload an image and ask them, is there any manipulation in this figure, or is it being picked up from somewhere and manipulated? This tool will tell you what is happening out there. There's another one. हम समझ रहे हैं कि AI डिटेक्शन टूल आएंगे बस और वो बताएंगे कि AI से यूज हुआ है कि नहीं हुआ है। वेल, अब लोग क्या कर रहे हैं कि AI से कंटेंट लिखवाएंगे, उसको ह्यूमनाइज करेंगे या फिर थोड़ा सा टॉर्चर करेंगे और फिर पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। वेल, देयर आर टूल्स आउट देयर which will find out how much tortured phrases are there within your text. And these tools are already out there, so get ready for that as well. And lastly, there are citation trackers as well. जो citations आपने provide किए हैं, वो real हैं या fake हैं. These can also be assessed through various tools. So towards the end now, there's got 2 slides left. Just to summarize, if you recall that ComStats guide example, you recall that Tazier's example, all of them published papers, they were progressing in their careers, and they never thought that they will be discussed here in Dow Medical College as a cautionary tale one day. Everybody thought कि यार वो जबरदस्त काम कर रहे हैं और मेरे पेपर पढ़ रहे हैं, मेरी CV बढ़ रही है, मैं progress कर रहा हूँ. But nobody had said, how to become a cautionary tale which I am expressing in front of you. So you guys really have to be extremely careful. If you are trying to do some research, how you should be doing it is this, and how to avoid all these consequences. There is only one golden rule, and there is no exception to it. Involve in the study right from the beginning, conceptualization of the study, and stay involved till the end of the publication, and stay in touch with every step of the publication. If you can stand in front of any audience and defend what is being done in this research paper, if the answer to that question is yes, I would say simply put your name on it, add it in your CV and enjoy it. And if the answer is no, I would say remove your name before it removes your career. And last slide is, remember this, the standard is not perfection. Nobody is expecting that during MBBS you will be producing a perfect standard. But what we expect is basically it will be an honest work that you are presenting anyway. Okay? So if you have not involved in any research work from the beginning, you collected the data, you analyzed it, you used the AI tool, but you acknowledge within the manuscript that where the AI tools were used and for what purpose they were used, and then you try to publish a paper, there's absolutely no harm in it. Okay? And that's the practice which should be happening everywhere. And at the end of the day, I personally, in the last 15, 17 years, as I showed you, published 80 research papers. I know the basic principles, how to publish a paper. I could have done 500. But why I stopped just 5 papers a year and only ended up on 70, 80 papers? Because I focused more on the quality of the work and my engagement in that work rather than just getting the publications. Okay? And finally, the message is that your name is not just a credential. It's your identity as a doctor, as a researcher, and I would request that you guard it. Thank you so much. So, is there any question from any one of you? जी, इनको बेटा एक वो दे दीजिए. I have one question from Dr. Kashi. Yeah. So there are these toolkits that they use the paper to make an AI generated image,
that can be, inserted into a manuscript, or is that wrong also? And if that's wrong, then if we use that inside making slides for, education purposes, if we are giving slides in a class, is that wrong also? Okay, so am I audible? Okay. So let me answer your first question, which is regarding the paper. So there's a committee on publication ethics called COPE. Now COPE has given guidelines that if you are using any AI tool for research publication, there are certain guidelines they have given that you have to acknowledge within your manuscript for what purpose you have used it. Now that's the minimum requirement from the COPE. Some journals go even higher than that, and they ask for every section of the paper, if you use any AI tool, acknowledge that we also provide the prompt that you used with that AI tool, so that they can recheck whatever you were saying is correct or not. So if you have acknowledged appropriately within the paper that this image is being created using an AI tool, and then the journal is accepting that paper, obviously there is no harm. If you think that you're going to produce a picture and adding in the paper, but not highlighting the fact that it's being produced by an AI tool, that's the problem. Because basically presenting again an AI tool's work with your name and claiming it to be your intellectual property, that is something which is troubling, and that can obviously cause problems. Your second question was about the presentation. Obviously, presentation is your assignment. If it's not a graded assignment, if university don't have any rules or regulation regarding the AI use in presentation, obviously there's no harm and you can always use it. I'm not here to discourage the use of AI tools. What I'm saying is you need to know how to correctly use them so that it doesn't become a problem. So you mentioned that tool that picks up the plagiarism in images at the pixel level. So if I'm using an AI tool to generate an image, is that it's okay if I cite it that I'm doing this with an AI tool? All the details, which tool, what prompt, acknowledge that within the manuscript, and if that the editorial process is accepting that, image is no problem. Thank you. Any other question? Okay, if there is no question, then I just hope that we will remember what you have heard here. Communicate it to those who are not there. I don't want any of you to suffer from being caught by these wrongdoers. Thank you very much. Thank you very much for being here.